हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोग इस सेशन में जुड़े हैं। दूसरा, एक लंबी चर्चा करूंगा। मैं लेट आया हूं, पर इस जगह पे खड़ा होके कुछ भी बोलना एक बहुत जिम्मेदारी का एहसास होता है। आप हमें सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर आप काम करते हैं। सो एक अध्यापक के तौर पे ये बहुत जिम्मेदारी भरा काम भी है कि मैं चीज़ों को समझ के ही आपके सामने हूँ। सो अभी कुछ 3-4 दिनों से मेरी आंखों में कुछ ज़बरदस्त प्रॉब्लम चल रही है। सो उसके लिए मैं डॉक्टर के पास इधर उधर भाग भी रहा हूँ। सो जब आपका CGL Tier 2 का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मैं एक तरह से रेस्ट पे ही था। सो थोड़ा सा समय ले रहा था कि ताकि मैं चीज़ें अच्छे से समझ पाऊँ, मैं हर चीज़ से अवेयर हूँ और फिर मैं आपके सामने आऊँ और मैं हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करूँ और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने सही से रख पाऊँ। क्योंकि सवाल है अंजाम का, ठीक है, कि इन सब चीज़ों का अंजाम निकलना चाहिए। हमने एक स्पीकअप कैंपेन पहले कराया जिसमें इतना मैसिव कैंपेन आप लोगों ने किया, सारे टीचर्स एक साथ आए, हम लोगों ने कुछ बहुत बड़ा किया। आप लोगों ने मिलकर एक कीर्तिमान स्थापित किया ट्विटर पे। लेकिन उसके बाद क्या हासिल हुआ? उसके बाद आपको हासिल हुआ है सिर्फ 2 एग्जाम डेट्स और कुछ भी नहीं। कुछ भी चेंज आया नहीं। सवाल यह है कि वो बदलाव आखिर कब आएगा और कैसे आएगा? क्या सरकारी परीक्षा व्यवस्था में बदलाव आ सकता है? क्या वाकई में हम मिलके कुछ कर सकते हैं? ये सवाल है। सो जिस दिन रिजल्ट आया है उसके बाद अभिनय सर ने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि हर बार क्या होता है ना, एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। स्पीकअप कैंपेन भी यही था कि उस समय सबके अंदर एक चीज भरी हुई थी कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहे हैं। IIT JEE का एग्जाम हो रहा है, नीट का एग्जाम हो रहा है, आखिर सरकारी बच्चों का जो सरकारी एग्जाम की तैयारी करे उनका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। रेलवे का फॉर्म भरा के 18 महीने बाद तक पता ही नहीं एग्जाम कब होगा। SSC एग्जाम करा ही नहीं रही है, इंटेंशन ही नहीं है। तो एक वो गुस्सा, एक वो भावनाएं एक साथ निकली और इस बार क्या हुआ, फिर से वो गुस्सा निकलना ही था। क्योंकि जब रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद जो रिएक्शंस हैं, जो परीक्षाओं की लचर व्यवस्था है, उसकी वजह से सफर कौन करता है? बच्चे। बच्चे क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो कि अगर आप कुछ समय लगा रहे हो, एक परीक्षा की आप तैयारी करो, तो आपको क्या चाहिए? एक यूनिफॉर्म प्रोसेस चाहिए। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मन में विश्वास ही उड़ जाता है। अब इस एग्जाम के बाद क्या हो रहा है? देखिए, जब एग्जाम हुआ था तब भी पता था कि 18 नवंबर का जो पेपर है मैथ का वो आसान आया। तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। या तो 18 नवंबर को अननेसेसरी फायदा या 18 नवंबर को अननेसेसरी नुकसान। क्योंकि जब पेपर का लेवल इन्होंने बराबर रखा ही नहीं, तो वो जो इनका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उससे बवाल होना ही था। ये वही है। तो आखिर ऐसे लूपहोल्स क्यों रखे जाते हैं परीक्षा व्यवस्था में? अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ SSC CGL Tier 2 का मुद्दा है या फिर यह वाकई में बड़ा मुद्दा है परीक्षा सुधार का? ये आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। हमने पिछला स्पीकअप किया, हमें कुछ नहीं मिला सिवाय 2 डेट्स के। अगर हम उसको डिफॉल्ट तरीके से देखें, 2 डेट्स मिली और कुछ भी नहीं मिला। अभिनय सर ने एक मुहिम शुरू करी है। उस मुहिम का जो उद्देश्य है, वो जो उनके अंदर का गुस्सा है, वो क्या है? वो गुस्सा आपके लिए है। वो इतना बेबाक निडर होके बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? आपके लिए बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर भी इस एग्जाम सिस्टम का पार्ट है। हम लोग भी पार्ट है। हम लोग पढ़ाते रहते हैं। हमें भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमारा बच्चा यहां पर 1000 मैसेज करके हमको बैठा हुआ है और वो लिख रहा है कि सर क्या करें, हिम्मत टूट गई है, नहीं पढ़ाई करेंगे, अब हमसे नहीं हो पाएगा, इस व्यवस्था से तंग आ गए। वो ये नहीं कहता है कि मेरी मेरिट नहीं है, अगर मैं कम तैयारी करके गया हूं तो मुझे सिलेक्शन दे दो। उसे पता है कितनी सीटें हैं, उसे सब मालूम है। पर उसका दिल कब टूटता है? जब उसको यह पता चलता है कि हमारी मेहनत करने के बावजूद भी अगर किस्मत से ही सिलेक्शन होना है तो हम क्यों तैयारी करें। पहली बात तो यह सबके दिमाग में आता है कि टीचर्स इस मुद्दे में क्यों आते हैं। टीचर्स इस मुद्दे में इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चे टीचर को बहुत कुछ समझते हैं। वो हमारे पास ही आते हैं अपना इशू लेके कि हम क्या करें, हम फ्रस्ट्रेट हो गए। सर हमने इतनी अच्छी तैयारी करी, उसके बाद अगर हमारे एग्जाम के दिन पेपर आसान आएगा कि कठिन आएगा, अगर ये डिसाइड करेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो फिर हमारी तैयारी का मतलब क्या है? फिर तो हम पूजा पाठ करवाएं, मंदिर जाए,
माथा टेके भगवान का कि भगवान आशीर्वाद दो कि हमारा पेपर ऐसा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद हमें फायदा हो। क्या इस तरह से परीक्षा व्यवस्थाएं चलेंगी? क्या ये मजाक चलता रहेगा? सवाल इस बात का है। अभी बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, ये इशू सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, ये एग्जाम का इशू एक अवसर है इन सब चीजों को देखने का, क्योंकि हम कलेक्टिव भी आसानी से नहीं होते हैं। स्पीकअप पे टाइम पे हम कलेक्टिव हुए एक साथ, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर सब लोग इमोशनली कनेक्ट हुए। वही समय फिर से आया है, तो हमें चीजों को समझना जरूरी है। ये चीजें अंदर भरी हैं हमारे कि आखिर ये एग्जाम व्यवस्था इतनी बर्बाद क्यों है, और मैं आपको बता रहा हूं ये एक दिन में सुधारी जा सकती है, इंटेंशन अगर हो तो। अगर इंटेंशन हो तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम हो चुके हैं मैक्सिमम सारे एग्जाम। अगर एक इंटेंशन हो, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हो, प्रॉपर चार्टर हो, ये बहुत आसान चीज है जिसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मुझे लगता है ये हर स्टूडेंट का फंडामेंटल राइट है कि उसको एक फेयर एग्जाम मिले, एक फेयर प्रोसेस मिले। किस्मत के भरोसे अगर वो बैठा है सिलेक्शन के लिए, तो सीरियसली ये तो नहीं चलेगा। मैं अपनी बात बताता हूं, मेरी भड़ास क्या है, अभिनय सर की भड़ास क्या है, बाकी टीचर्स की भड़ास क्या है। यार हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, फिर हमें बाद में चलता है कि अगर सब कुछ किस्मत से ही होना है तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हम क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, जिस तरह की लचर व्यवस्था चल रही है ना, मैं खुद सोच रहा हूं कि मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं, कुछ और ही करते हैं बच्चों के लिए। फिर जब उन्हें यहां से नौकरी किस्मत के भरोसे मिलनी है, तो फिर उनके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। या तो ये परीक्षा संस्थाएं सोचेंगी, या सरकार सोचेगी, या हमें मिलकर सोचना होगा। तो मेरे मन में ये कई बार भाव आता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं यहां पर पढ़ाने आया इस सेगमेंट में, पहले मैं कैट के लिए पढ़ाता था, मैं आईटी की मैथ्स भी पढ़ा सकता हूं। मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में ना गांव के बच्चे होते हैं। मैं गांव से आता हूं यार, एक गांव का रहने वाला लड़का हूं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा हूं। टाट पट्टी जो होती है ना, उसी पे बैठ के मैंने अपनी 8वीं तक पढ़ाई करी है। 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा मैंने बोरे पे बैठ के दी है। तो मैं गांव के बच्चों से कनेक्टेड हूं एक्चुअली। दिल जो है ना, वो गांव के बच्चों के साथ है मेरा। आईआईटी वाईटी में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बच्चे होते हैं। कैट एमबीए के लिए पढ़ा रहा था, सोफिस्टिकेटेड बच्चे, डीसी के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आके पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा मेरा इंपैक्ट यहां कम है, मैं गांव के बच्चों के बीच में रहना चाहता हूं, उनको एनहांस करना चाहता हूं। तो मैं आपके साथ आ गया। लेकिन अब व्यवस्था इतनी लचर है कि मेरा मनोबल भी कई बार टूटता है कि हम किस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं बच्चों को। हम जिन्हें इंपावर करने के लिए निकले हैं, उनका तो सब कुछ किस्मत से ही होना है। अगर सब कुछ किस्मत से ही होना है, तो फिर मतलब क्या है? तो पहली चीज हमें यह समझना है कि ये जो एक इशू अभी उठा है, पहली बात जो मेरा अपना असेसमेंट है, मैं चीजों को बहुत इवेल्युएट करता हूं और समझता हूं। पहले ये इशू सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम का नहीं है कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन खराब हुआ है, वो एक इशू है। बट सवाल यह है कि क्या इस समस्या का जड़ से समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह फैसला भी आपको लेना है। और अगर इस समस्या का जड़ से समाधान होना चाहिए कि सरकारी एग्जाम में परीक्षा देने वाला आदमी, बच्चा 10-10 साल तक, कई एग्जाम 10-10 साल तक रिजल्ट नहीं आता उनका, क्या हम बेवकूफ हैं कि हम इस व्यवस्था को बर्दाश्त करते रहेंगे कि जैसा चल रहा है चलने दो? या तो साफ साफ बोल दो कि नौकरी नहीं देंगे, हम अपना जुगाड़ करो कहीं और, तो फिर हम वो काम करेंगे। साफ साफ बोल दो ना। ये तो धोखा हुआ ना कि बोल देते हैं कि इतने वैकेंसी आएगी, रेलवे में 2.5 लाख वैकेंसी, उसके बाद क्या हुआ? 2 साल तक वो एग्जाम लटका रह गया नोटिफिकेशन के बाद। फिर कैंपेन करो, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड होगा, तब जाके एग्जाम की डेट आएगी। और वो एग्जाम अभी चल रहा है, जून तक चलेगा। तो हमें हक है एक प्रॉपर प्रोसेस का, हमें हक है एक कमिटमेंट का कि ये एग्जाम की नोटिस है और इस एग्जाम की नोटिस में ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस फेयर है, ऐसे ऐसे होना है, क्या होना है, सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। वैकेंसी आती है मतलब वैकेंसी होती है, और अगर वैकेंसी होती है और वैकेंसी आई है तो जल्दी क्यों नहीं भरी जाती है? वो क्यों लटका के रखा जाता है बच्चों को? ये मूर्ख बनाने का तरीका हुआ ना। और अगर कमी परीक्षा संस्थाओं में है, हटाओ ऐसी परीक्षा संस्थाओं को जो हमारे टैक्स पेयर मनी से चलती हैं। यार आपके मां बाप पैसा दे रहे हैं उसके लिए,
जो सरकारी कर्मचारियों की जो उसमें बैठ के संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कहां से जाती है? टैक्स पेयर्स मनी है, हमारी और आपके पैसे हैं जो जाते हैं उनकी सैलरी के तौर पे। और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बर्बादी और बदहाली है। सो एसएससी में जो 18 नवंबर को पेपर बनाया गया, पहली बात, जिन्होंने 18 नवंबर को एग्जाम दिया ये उनकी चॉइस नहीं थी। वो तो इन्होंने दिया कि किसको 18 नवंबर को देना है। ये कौन सी संस्था एग्जाम करा रही है जिसको ये मालूम नहीं चल रहा है कि 18 नवंबर वाले पेपर का लेवल 15 और 16 से बहुत डिफरेंट है? इसका मतलब कोई मूर्ख बैठ के पेपर बना रहा है, उसको कोई कुछ पढ़ी ही नहीं है कि कुछ भी बना के दे दो यार, कुछ भी बना के दे दोगे तुम पेपर। किस बात का इतना बड़ा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया गया जिसमें इतने सारे इंप्लॉयज की सैलरी, हमारा पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है उसमें। उन्हें एक पेपर कराना नहीं आता है कि 3 शिफ्ट में अगर पेपर हो रहे हैं तुम एक ऐसा पेपर बना दोगे कि नॉर्मलाइजेशन बर्बाद ही कर देगा सबको। आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है? तो ये संस्थाएं बिल्कुल बकवास संस्थाएं हैं, फिर किसी काम की नहीं है। तो सवाल यह है कि समस्या का अंत तक अगर समाधान चाहिए तो लड़ाई तुम्हें लंबी लड़नी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर सिर्फ कुछ एक मुद्दों का समाधान चाहिए तो लड़ाई फिर छोटी है तुम्हारी। तो फैसला तुम ही करना है, क्योंकि बार बार मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि बार बार लोग नहीं खड़े होंगे आपके लिए। सबका अपना मनोबल है, उनको भी लगेगा कि यार चलो एक बार स्पीकअप हुआ, इतना बड़ा हम लोगों ने किया, ठीक है, एक बार फिर से अभिनय सर ने जो इनिशिएटिव लिया उसको इतना मैसिव सपोर्ट मिल रहा है, बच्चों का, सारे टीचर फिर से एक साथ आ रहे हैं। टीचर मैं बता रहा हूं नहीं रुकेगा, वो सामने आएगा आपके लिए, वो रुक ही नहीं सकता है। वो आपके लिए सब कुछ दांव पे लगा के खड़ा हो जाता है। आपको क्या लगता है ये आसान है खड़े होके बोलना? सब बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें भी आपके लिए ही काम करना है। सो अगर आप सफर करोगे तो वो भी सफर करेंगे। मजा ही नहीं आता यार, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं। मेरे कई दोस्त हैं जो आईआईटी के लिए पढ़ाते हैं, कैट के लिए पढ़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा यार। कहते हैं तुम किस एग्जाम के लिए पढ़ाते हो? कभी एग्जाम नहीं हुआ, कभी पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम पहले ही बोल रहे थे मत जाओ पढ़ाने इसके लिए, सरकारी नौकरी के लिए। ये क्या जोक चल रहा है यार? भारत महान ऐसे नहीं बन सकता है। यहां इतनी लचर परीक्षा व्यवस्था है। और मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है कि बच्चों का मुद्दा उठता है तो कांग्रेस आगे आ जाती है उठाने के लिए। कांग्रेस के राज्य में कुछ गड़बड़ी होगी तो बीजेपी मुद्दा उठा लेगी। सवाल यह है कि सब यही करते हैं। व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता है, किसी को कोई पड़ी नहीं है। उन्हें लगता है सब बेवकूफ बच्चे हैं सरकारी नौकरी के पीछे जो भाग रहे हैं। अरे मत दो ना, बता दो कि नहीं देंगे नौकरी। वो भी हिम्मत नहीं है, वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, झूठा वादा करेंगे कि आपको नौकरियां मिलेंगी और फिर उस नौकरी के लिए तुम्हें 5-5 साल लटका के रखेंगे, फिर वादा कर देंगे नौकरियां मिलेंगी। ये झूठ नहीं है तो क्या है? ये करप्शन नहीं है तो क्या है? झूठ भी करप्शन है ना, बेवकूफ बनाने का तरीका है। तो सवाल देखिए ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की मांग है तो ये एक फंडामेंटल राइट है आपका। एसएससी क्यों बार बार ये मजाक करता है यार? कभी यूएफएम लगा दिया, कभी कुछ कर दिया। ये वहां खेल चलता है क्या? शतरंज की बिसात बिछा के बैठे हुए हैं क्या वहां पर लोग, कर्मचारी लोग? कुछ भी करेंगे, पेपर ऐसा दे दो कि बच्चे परेशान हो जाएं लास्ट में। ये मजाक चल रहा है। और फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम बोलो भी मत। अभी जैसे ही टीचर्स बोलना शुरू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं भी क्या होगा। अभी उधर से आवाज आने लगेगी कि ये कांग्रेस ने करा दिया, ये बीजेपी ने करा दिया, ये उसने करा दिया। नहीं, बीजेपी नहीं बोलेगी, अभी कांग्रेस बोलेंगे लोग कि ये लोग कांग्रेस के एजेंट हैं। भैया ये आम बच्चे हैं और हम लोग आम टीचर हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बट जब मजबूर करोगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं, बैठे रहें, कुछ भी। अब मैं वही कह रहा हूं कि यहां पर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, यहां पर एक प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये एसएससी का जो खिलवाड़ है, ये इस एसएससी के खिलवाड़ की वजह से ये चीज फिर से शुरू हुई है कि एक खिलवाड़ हुआ और उस खिलवाड़ के बाद फिर से सब परेशान हो गए तो खड़े हो गए। ठीक है,
बट ये कुछ उससे बहुत बड़ी चीज है। व्यवस्था सुधार अगर करना है तो कमर कस लो, ये एक दिन में नहीं होने वाला। हमने स्पीकअप कैंपेन करके भी देख लिया, डेट आ गई, डेट आ गई, जाओ झुंझुना दे दिया, झुंझुना मिल गया कि बच्चे झुंझुना बजाएंगे, खुश रहेंगे। अब क्या करना है इनके लिए? तो अगर तुम्हें झुंझुने से खुश रहना है फिर से मिल जाएगा झुंझुना। बट सवाल यह है कि बार बार झुंझुना पकड़ के अगर तुम खुश रहोगे तो साल दर साल तुम्हें बेवकूफ बनाया जाएगा बस। ठीक है, तो परीक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए लंबी मुहिम, लंबी लड़ाई की जरूरत है। और उस लड़ाई में, और एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, ये लड़ाई आपकी है, सो आपको खड़े होना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि हाँ वाकई में मैं इसको सुधार चाहता हूं। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं कि वैकेंसी लगातार गिरती जा रही है, तो भाई क्या मंशा है, आगे नौकरियां होंगी नहीं, बात करके बता दो ना एक बार कि देश के जो बच्चे हैं जो सरकारी नौकरियों को करना चाहते हैं, सरकारी एग्जाम्स में आना चाहते हैं, डेफिनेटली सरकारी एग्जाम की एक वैल्यू है हमारी सोसाइटी में, तो वो सरकारी एग्जाम के लिए प्लानिंग करके रखते हैं। बच्चा 10वीं में वो भी सोचता है कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा, तो प्लान बता दो क्लियरली कि नहीं दे पाएंगे नौकरी, 5 साल के बाद बंद कर देंगे, तो बता दो, तो वो उस तरह से अपनी प्लानिंग करेंगे, कोई और स्किल डेवलपमेंट करेंगे। भैया अपना बता दो, तो क्लियरली, बेवकूफ बनाने वाला काम खत्म कर दो, तो क्लैरिटी दे दो। सबसे बड़ा मजाक तो मैं वही कह रहा हूं बार बार कि एग्जाम संस्थाएं जो करके दिखा देती है ना, कमाल करके दिखा देती हैं, कुछ भी करती हैं। एसएससी ने फिर से दिखा दिया, इनका तो जवाब ही नहीं है यार, मैं आपको बता रहा हूं, इनका जवाब ही नहीं है। गजब है ये, कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। इन्हें लगता है चर्चा में रहने का बड़ा शौक है, लगता है इनको खुशी होती है कि अरे एसएससी फिर से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, फिर से सब खड़े हो गए देखो। लगता है इसमें मजा आता है इनको कि एसएससी के बारे में बात होती है, मजाक बना रखा है हर चीज का। खैर, मैं अब एक एक करके चीजों पे आता हूं, एक एक करके चीजों पे आता हूं। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन, राइट। थोड़ी देर मेरे साथ समय बिताइए ताकि मैं आपको ये सब चीजें बता पाऊं। पहली बात, देखिए अभिनय सर ने, सबसे पहले ये कैसे शुरू हुआ, अभिनय सर ने एक वीडियो बनाया और वीडियो में अभिनय सर ने एक हैशटैग भी दिया, मोदी रोजगार दो। 25 फरवरी को उन्होंने एक ग्रैंड ट्विटर कैंपेन प्लान किया, राइट। अब कई लोगों को लगता है मोदी रोजगार दो का मतलब ये एक पॉलिटिकल कैंपेन है, क्योंकि मोदी जी का नाम लिखा हुआ है इसमें। सवाल इस बात का है कि एसएससी के लिए या रेलवे के लिए या कुछ भी करके कितने टैग करके तुमने देख लिया, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो सवाल यह है कि हम प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि पर्सनली आप इस मुद्दे पे ध्यान दो। जो एक परीक्षा में लचर व्यवस्था है, इसके बारे में, आखिर आगे सरकारी नौकरियों का क्या होने वाला है, वैकेंसीज अगर हर साल डिक्रीज हो रही है तो बच्चों के मन में फिक्र है कि भाई क्या करने वाले, वो ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, तो आखिर इरादा क्या है? उस इरादे को बताने के लिए ये कैंपेन और हैशटैग है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन है। हाँ, कोई भी अगर कैंपेन होता है तो पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए कूद जाती है, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वो भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं। सरकार को टारगेट करना कोई गलत बात नहीं है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। अभी प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है संसद में कि आंदोलन जरूरी है, ठीक है, तो वो आंदोलन है, डिजिटल आंदोलन बच्चे कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो ये एक बैनर है जिसके थ्रू हम लोग सब इस बैनर को सपोर्ट कर रहे हैं, अभिनय सर की लीडरशिप में, उनके गाइडेंस में, उनके सहयोग से, ठीक है। ये एक मेगा बैनर है जिसका मतलब आप बिल्कुल पॉलिटिकल मत समझिए, इसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब इन पे हम सीधे आवाज उठाएंगे, एसएससी, रेलवे काइंड ऑफ नहीं होगा। ये इशू हर राज्य का है, हर एग्जाम का है, तो जाहिर सी बात है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही कुछ रिफॉर्म अगर लाना चाहेगी तो वो रिफॉर्म आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम सीधे प्रधानमंत्री जी से बोल रहे हैं कि भैया हमारी बात सुन लीजिए, ये हमारी चीजें हैं, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो प्लीज डू नॉट कंसीडर दिस इज ए पॉलिटिकल हैशटैग, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल हैशटैग, राइट। दिस इज ए हैशटैग, वी आर सिंपली सेइंग कि हमें रोजगार के बारे में कुछ बातें करनी है, ठीक है।
तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, पहली बात। अब रही बात, अगर कोई पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है तो इट्स गुड थिंग, लेट देम डू इट। दे आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, दे शुड डेफिनेटली सपोर्ट। बच्चों का इश्यू है, सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके कई हिस्से हैं। पहला हिस्सा देखिए, जो एसएससी का एक मुद्दा है जो अभी हुआ, नॉर्मलाइजेशन का खेल देखो सबके साथ हो सकता है। जितने लोगों ने अभी रेलवे का एग्जाम दिया है, आपको पता है वहां भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये खेल कोई एसएससी का खेल नहीं है, ये सब खेल तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। सवाल यह है, इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो ये जो एक ट्विटर कैंपेन है, जो मेगा ट्विटर कैंपेन अभिनय सर ने जो सबको कॉल आउट किया था, मोदी रोजगार दो, जो कि 25 फरवरी 11 बजे इसका टाइम था, बट ये ऑलरेडी आज ही ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था इंडिया में, वर्ल्ड वाइड भी ये ट्रेंड कर रहा था। लोग इसके बारे में बात करेंगे। ट्विटर का फायदा ये है, जब मैसिव सपोर्ट होता है तो लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 25 फरवरी को 11 बजे प्लान्ड है। तो पहली बात तो क्या है कि हम ये चाहते हैं कि 25 तारीख के पहले ये खुशी नहीं मनानी कि आज नंबर 1 ट्रेंड कर गया। आपको हर एक जन को इसके बारे में बताना है कि इश्यू है क्या, हम क्या बात करना चाह रहे हैं, हमारी क्या डिमांड्स हैं। एक फेयर प्रोसेस, सरकारी एग्जाम में इस तरह की धांधली, ये सब चीजें ना हो, और किस्मत बेस्ड सिलेक्शन ना हो यार। कम से कम मेहनत करें, हो नहीं होगा तो फिर कुछ और अपना काम करेंगे। तो आपको पहली बात तो शांत नहीं बैठना है। ये जो समय है बीच का, इस समय में रोज ट्वीट करते रहना है कुछ ना कुछ, और सबको जोड़ना है कि 25 तारीख को 11 बजे हर कोई ट्वीट करे, हर कोई इसके बारे में बात करे। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो लड़ाई है ये अभी खत्म नहीं होनी चाहिए। फिर 25 के बाद क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन 25 तक आपका सिंपल सा फोकस ये है कि 25 तारीख को हमें भर भर के ट्वीट कराने हैं आपसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। कमिंग नेक्स्ट, ये जो 23 फरवरी को एक छोटू सा कैंपेन है, बट ये छोटू कैंपेन को छोटू नहीं रखना, इसको बहुत बड़ा बनाना है आपको। एसएससी की जो धांधली है नॉर्मलाइजेशन वाली, ये पता है कब खुलेगी? जब नंबर आएंगे। अगर नंबर नहीं आएंगे तो ये खुलने वाला नहीं है। एसएससी ने बोल दिया कि नंबर हम अभी निकालेंगे नहीं, हम तो निकालेंगे टियर 3 के बाद। उन्हें पता जब तक जनता भूल जाएगी, किसको याद रहेगा। तो उन्हें पहले तो नंबर चाहिए। नंबर नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे निकाला, और नंबर है तो दो, क्यों दबा के बैठे हो भैया। तो 23 तारीख को सुबह 11 बजे आपका CGL 19 के नंबर निकलवाने के लिए सपोर्ट चाहिए। सबको करना पड़ेगा, क्योंकि जब नंबर बाहर आएगा तो ये जो इश्यू है ये शॉर्ट हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा यहां क्या हुआ है, ठीक है। सो अभी मैं एक चीज मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अभी कि री एग्जाम 18 वाला हो या ना हो, या 15-16 वाला री एग्जाम हो या ना हो। मेरी जो अपनी एनालिसिस है, मुझे लगता है मुझे पहले नंबर चाहिए। जब नंबर बाहर आएगा उसके बाद हम ये जजमेंट ले सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये ऐसा एग्जैक्टली हुआ है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, अब एसएससी आके एक्सप्लेन करो। समझ रहे हो कि नहीं? सो मेरा ये है कि भैया पहले नंबर दो, ठीक है। 23 फरवरी को 11 बजे ये कैंपेन है, सबको बता दो। और मैं फिर से बोल रहा हूं, रेलवे वाले बच्चों, देश के सारे बच्चों, आपको सपोर्ट करना है। ऑनलाइन एग्जाम जो नहीं भी हो रहे हैं वो आगे चल के होंगे। अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं सुधरेगा तो तुम्हारा सिलेक्शन किस्मत से ही होगा, किस्मत से ही होगा। तैयारी बेकार है तुम्हारे लिए। किस्मत अच्छी होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होने वाला तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। तो भैया ये देखो 23 फरवरी 11 बजे इस कैंपेन में आपको पार्टिसिपेट करना है। और 25 तारीख को सुबह 11 बजे जो ये हमारा हैशटैग है, इवन नॉट 25, अभी भी आप इस हैशटैग पे करते रहो, क्योंकि यही हमारा मेन हैशटैग है, राइट। इसके अंदर सारे इश्यूज हैं, हर एग्जाम का इशू, हर चीजें, वैकेंसी का डिक्रीज होना, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड हैं। और ये हमारा छोटा कैंपेन है। छोटा कैंपेन का मतलब इसी का पार्ट है वो, CGL 19 मार्क्स, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड exactly what has happened, right? The reality. Once we have the reality out, we will have the points to ask questions. कि भाई this is my question, now SSC chairman come and answer. एक्सप्लेन करके समझा दो हमें अपना नॉर्मलाइजेशन, हमें सेटिस्फाई कर दो। अगर सब सही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई कर दो हमें। पर ये जब नंबर आएगा तो वो जवाब आपको दे नहीं पाएंगे। तो नंबर आना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। पहले हमें चाहिए नंबर, एसएससी का नंबर आना चाहिए। तो ये 23 तारीख को 11 बजे बिल्कुल इसको रट लो, लोगों को बता दो, सब लोग आना प्लीज, ठीक है। साथ रहना है लंबे समय तक, तभी कुछ होगा, वरना
नहीं होगा। तो ये काइंड ऑफ जो स्पीकअप आपका एक हो चुका है, उसी तरह का एक स्पीकअप 2.0 है। मैं चाहता हूं ये इससे भी वाइड हो, इससे भी ज्यादा इसको सपोर्ट मिले। और मैं फिर से अभिनय सर को धन्यवाद करता हूं, उनके दिलेरी, उनके करेज को, कि वो बच्चों के इशू के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा आगे आते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए खड़ा होना और आपके लिए बोलना। उनका दिल बहुत साफ है। उनकी कोशिश यही रहती है हमेशा कि बच्चे अगर परेशान हैं तो भैया बोलना है, ठीक है। और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, हमेशा आगे आते हैं, आपके लिए फिर से आगे हैं। तो एक तरह का ये स्पीकअप 2.0 कैंपेन है, बट आपको यहाँ पर हैशटैग स्पीकअप नहीं यूज करना है। 2 हैशटैग जो मैंने बताया है वही हैशटैग आपके हैं। मेजर जो हैशटैग है वो वही है, मोदी रोजगार दो, ठीक है। ये ध्यान रखना है। फिर से उसी तरह की यूनिटी चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, मैंने कुछ इश्यूज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, बट इतने ही इश्यूज नहीं है। मैंने बोला इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ब्रॉडर है, इसमें हर चीज कवर्ड है, बट जो ब्रॉडर में जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं वो क्या हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म गेन्स जो हैं, एक लॉन्ग टर्म गेन है जिसमें सब कुछ सुधारना है, बट शॉर्ट टर्म गेन्स क्या हम खोज रहे हैं कि किस चीज के लिए हम बोलना चाहते हैं, वो हमारा ये है कि एक तो एसएससी सीजीएल 19 के नंबर 5 दिनों में निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरा, हमें नॉर्मलाइजेशन पे क्लैरिफिकेशन चाहिए सीजीएल टीयर 2 2019 का। हमें सेटिस्फाई करो, हमें समझाओ क्या किया है तुमने, हमें जानना है। तीसरा क्या है कि जो डिफिकल्टी लेवल है मल्टीपल टीयर 1 की शिफ्ट में वो यूनिफॉर्म हो। देखो यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल नहीं होता है, हमें पता है कि 2 पेपर को एग्जैक्टली इक्वल नहीं बना सकते, बट यार वेरिएशन कितना रखोगे तुम कि एक पेपर में 200 में से 50 नंबर आएंगे और एक पेपर में 200 में से 180 नंबर आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक कहने का मतलब है अगर ये चीज दिमाग में रखी जाएगी तो यूनिफॉर्म डिफिकल्टी लेवल के पेपर बनाए जा सकते हैं जो सिमिलर नेचर के हों। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो नॉर्मलाइजेशन बैलेंस कर लेगा। टीयर 1 में हम समझते हैं कि शायद टीयर 1 में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक दिन में पेपर नहीं हो सकता है, तो आप ठीक है उन एग्जाम्स को आप अगर मल्टीपल टीयर्स में करा रहे हो तो भैया जो भी कंटेंट टीम है जो पेपर बनाती है उसको इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि वेरिएशन डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो मजाक इस बार हुआ है वो बार बार नहीं होना चाहिए। सो आप डिफिकल्टी लेवल को बैलेंस करिए, मेंटेन करिए, ओके। चौथा पॉइंट ये है कि जो एग्जाम आपका कम बच्चों का होता है, टीयर 3 मैंने सुना जो इस बार हुआ वो शायद एक दिन में हो गया काइंड ऑफ, हाँ जी। तो जो टीयर 2 है जिसमें आप 3 शिफ्ट करवा रहे हो फर्जी में, एक दिन में करवा दो ना पूरा पेपर। कम से कम एक जगह नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। 400 नंबर का पेपर टीयर 2 का होता है, हर एग्जाम में टीयर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टीयर 1 में जहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है आप डिफिकल्टी लेवल को यूनिफॉर्म रखो। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करके उसके नंबर काउंट करने हैं और अगर नहीं करने तो क्वालिफाइंग बनाओ, टीयर 1 को क्वालिफाइंग बना दो, ये भी एक सोल्यूशन है। या टीयर 1 के नॉर्मलाइज करके आप डिफिकल्टी लेवल सेम रखोगे, नंबर जोड़ने हैं तो, या फिर करो। पांचवा जो आपका है वो है फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, डजंट मैटर किस गवर्नमेंट एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स का यही हालत है। गवर्नमेंट एग्जाम में आखिर वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं है, ठीक है। जैसे बैंकिंग में वेटिंग लिस्ट होती है, हर एग्जाम में प्रोविजन होना चाहिए। अगर जितनी वैकेंसी आई उतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आखिर एक बच्चे को दोबारा एग्जाम देके उस वैकेंसी में क्यों आना पड़ता है। प्रोसेस को स्मूथ करिए ना, वेटिंग लिस्ट बनाइए हर एग्जाम की। एज रेकनिंग इशू बहुत बड़ा इशू है, इतना सुपर कंफ्यूजन कि कभी अगस्त, कभी जून, कभी जुलाई, कभी कुछ। क्या पूरे देश में जहां पर बात हो रही है 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, अरे यार 1 नेशन 1 एज रेकनिंग डेट सिंप्लीफाई कर दो। यूपीएससी का अलग, एसएससी का अलग, रेलवे का अलग, किसी का जुलाई, किसी का अगस्त, किसी का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्या मजाक है। एज रेकनिंग इशू में कुछ सिंप्लीफाई प्रोसेस कर दो भाई, क्या दिक्कत है। अब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात है, यह भी बहुत गंभीर मुद्दा है। यूपीएससी में अभी लोगों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला। यूपीएससी में लोग जा सकते हैं 32 साल तक, है ना, आपको पता है 32 साल एज लिमिट है वहां पर, 32 साल एज लिमिट है। ऊपर से लोगों को एक्स्ट्रा इशू इसलिए दिया गया, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कोविड की वजह से, कि लोगों का एक अटेम्प्ट खराब ना हो, तो कोविड की वजह से दे दिया गया। अच्छा, आईएएस ऑफिसर 32 साल की उम्र तक बन सकता है, तो एसएससी या बाकी सरकारी नौकरियों में लोग 32 साल तक नहीं जा सकते क्या। आखिर ये भी अलग अलग क्यों है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है।
चलो ठीक है, एनडीए का समझ में आता है, डिफेंस का समझ में आता है कि भैया उनको यंग लोग चाहिए एनडीए में, अंडरस्टैंड, फाइन। व्हाट अबाउट दीज एग्जाम्स? ये भी यूनिफॉर्म कर दो, अगर यूपीएससी में 32 साल है, यहां भी 32 साल कर दो। और अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आप एक एग्जाम में यूपीएससी प्रोवाइड कर रही है, तो यहां पर क्या दिक्कत है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने में? इन बच्चों का समय बर्बाद नहीं हुआ है? हर साल एग्जाम लेट, कभी कोई घोटाला, कभी कोई घोटाला, कभी मामला कोर्ट में चला गया। तो ये क्या मजाक चल रहा है? ये बच्चे क्यों सफर करें? इनको भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दो, राइट? तो ये 8 पॉइंट्स जो भी इश्यूज हैं उसमें मैंने लिस्ट आउट किया है। ये मैं आपको शो कर रहा हूं। आपके अपने जो पॉइंट्स हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? आप इसमें अपने पॉइंट्स ऐड करिए, इसको और बेहतर बनाइए, इसको सजेशन इसमें दीजिए, इसको अपग्रेड करिए। बाकी टीचर्स अगर कुछ और पॉइंट्स बोल रहे हैं उसको भी इसमें जोड़िए, जो आपको अच्छा लग रहा है आप लेके चलिए, ठीक है? मैंने इन 8 पॉइंट को भी लिस्ट आउट किया है जो हमें इमीडिएट गेन हो सकता है। बट मैं फिर से समझा रहा हूं कि ये कैंपेन कोई इमीडिएट गेन का कैंपेन सिर्फ नहीं है। दो ये हमारे इमीडिएट इश्यूज हैं जो इसके थ्रू रिजॉल्व होंगे, लेकिन हमें इसके थ्रू एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है अगर हम वाकई में कोई सुधार चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सब लोग जुड़ेंगे नहीं, आप सब लोग इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो बार बार ये चीजें नहीं हो पाती हैं। स्पीकअप हुआ सितंबर में, मैसिव सपोर्ट था आप लोगों का, आप लोगों ने उसको करके दिखाया, हमने कुछ नहीं किया। यहां पर भी आप ही लोग खड़े हो। सो अगर आप लोग अभी खड़े हो और आप लोग इसको जुड़ के रहोगे और इस चीज को भैया एहसास कराओगे कि हमें इसके बारे में बात करनी है, हमें समाधान दो, समाधान आएगा। जब इस पे कोई बात ही नहीं करेगा तो आप वैकेंसी की बात भी नहीं कर सकते हो। वैकेंसी क्यों लगातार घट रही है? क्या ठीक है ऑटोमेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो क्लैरिटी दो ना, बताओ ना बच्चों को कि बच्चे क्या करें फिर। सरकारी नौकरियों पर एक रिलायंस लोगों का होता है। हमारे यहां अगर देखो आप नॉर्दर्न इंडिया में देखोगे स्पेशली, ज्यादा लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, कल्चर है इसका। तो अगर वो सरकारी नौकरियां उनके लिए नहीं रह जाएंगी, अगर सीजीएल में 16,000 वैकेंसी से वो गिर के 4,000 वैकेंसी पे आ गया, 6,000 वैकेंसी पे आ गया, बैंकिंग की वैकेंसी तड़ातड़ गिर गई। सवाल इस बात का नहीं है कि वैकेंसी गिर रही है, सवाल यह है कि नौकरी कहां करें, फिर कहां चले जाएं बच्चे। यूथ बढ़ता जा रहा है, युवा बढ़ता जा रहा है, आखिर ये करें क्या? ये भी तो जिम्मेदारी है ना बताने की, कि आप बताओगे आप ये करो तो आपको नौकरी मिलेगी। चलो ठीक है, नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी तो वो करते हैं। ऐसे थोड़े ना कि बस लटका के घुमाते रहो, जो मर्जी आए करते रहो, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है? सिस्टम बनाना चाहिए, सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये बहुत चीजें हैं, वाइड है ये, ऐसा नहीं कि इसमें वैकेंसी का मुद्दा नहीं है। मैंने बोला ये शॉर्ट टर्म गेन्स हैं आपके, जो अभी आपके सामने लिखे हैं, जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं वो ये हैं, बट लॉन्ग टर्म इसमें बहुत बहुत वाइडर है ये, राइट? बहुत वाइडर है। तो इसके बारे में समय समय पे जो भी अपडेट्स होंगे उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है? और बाकी सब लोग साथ में हैं, ऐसा नहीं है कि मैं लेट में आया हूँ तो मैं साथ में नहीं हूँ। मेरी अभिनय सर से कल ही बात हुई है, ठीक है? तो सर को पता था मेरे आंखों में थोड़ा इशू चल रहा है, तो मैंने सर को बताया कि मैं सर संडे को आऊँगा लाइव और मैं बच्चों से बात करूँगा अच्छे से, ठीक है? सो निडर बेबाक होके सारे अध्यापक आपके साथ, जैसे स्पीकअप में एक बार खड़े हुए, दोबारा भी हम लोग खड़े हैं आपके साथ। आपको करना यह है कि इस चीज़ को आगे लेके जाना है, आपको इसको बढ़ाना है, ठीक है? बाकी जो भी गाइडेंस चाहिए आपको हमारी तरफ से वो हम देते रहेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से जुदा नहीं है, हम लोग एक ही हैं एक्चुअली। अगर आप देखो तो क्या करना है आपको, वीडियो बनाइए, ट्विटर पे ट्वीट करिए, टैग करिए अपने अध्यापकों को, मुझे टैग करो, अभिनय सर को टैग करो, बाकी अपने टीचर्स को टैग करिए, ठीक है? सो दैट हम लोग उसको रीट्वीट करें, ज़्यादा लोगों तक आपकी बातें पहुँचें, क्या चीज़ें हैं आपके अंदर। फेसबुक पे पोस्ट करिए, मीम्स बना सकते हो, मीम्स बनाओ, ठीक है? ओके, आई ऑलवेज से लेट्स बी पोलाइट, डोंट बी पर्सनल टू एनीवन, लेट्स बी पोलाइट एंड रेज आवर इश्यूज। पोलाइट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी बात गुस्से से नहीं रख सकते हैं, गुस्से से रखेंगे, पोलाइटली रखेंगे, ठीक है? सिविल रहना है हमें, गाली गलौज मत करिए, ये मेरा कहना है, सिविल रहिए, टॉलरेंट भी रहना है हमें, और एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, वरना बात नहीं बनेगी, ठीक है? और मेरी अपील है सारे टीचर से, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, इनका मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है
जो वेट कर रहे थे कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके सामने हूँ, मैंने अपनी पूरी बात रखी है। सो मैं सभी से अपील करता हूँ, सारे अध्यापकों से, जैसे आपने स्पीकअप कैंपेन में बच्चों के लिए आप खड़े हुए थे और आपने अपना बेस्ट दिया, वही काम आपको करना है। बच्चों को मोटिवेट रखना है, इनको दिशा देना है। दिशा देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस चाहिए। बच्चे टीचर्स की बात सुनते हैं, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि इस कैंपेन को एक स्वस्थ कैंपेन की तरह बना के रखेंगे, एक डिजिटल आंदोलन। कोशिश करेंगे कि ये गलत दिशा में ना जाए, और ये जिम्मेदारी हर अध्यापक की है। और मैं हर अध्यापक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सामने आइए और सामने आकर वीडियो बनाइए। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चों की बातें, एक मीडियम है, हम उसको पहुँचा रहे हैं, ये बच्चों की बातें हैं। और मुझे लगता है इससे पुण्य काम नहीं हो सकता है कि हम जिनके लिए काम करते हैं, हम जिनके साथ हमेशा रहते हैं, बच्चों के साथ, अगर उनकी परेशानियां हैं तो उसको हम आगे लेकर ना जाएं। हमारा शायद अध्यापक के तौर पे सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अगर हमारे बच्चे परेशान हैं, अगर उनको फेयर प्रोसेस नहीं मिल रहा है, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा यार। ऐसे थोड़ा ना चलेगा कि कुछ भी चलता रहेगा और हम सहते रहेंगे। अध्यापक और छात्रों ने हर समय, हर युग में, मैं कहूँगा हर समय, राष्ट्र निर्माण में बहुत ही एक्टिव काम किया है, ठीक है, बहुत ही एक्टिव काम किया है। तो वही जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, हम राष्ट्र की जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि अगर सिस्टम में लूप होल्स हैं, सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम पॉइंट आउट भी करेंगे और उसको हम निर्णय तक ले जाएंगे। हम कोई विद्रोही नहीं है, ठीक है। ये राष्ट्र के निर्माण के लिए सारा काम है कि हमारा सिस्टम अच्छा हो, सारी चीज़ें बेहतर हो, हम सब कुछ बहुत बेहतर से करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। और 23 फरवरी को मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको, 23 फरवरी को एक तो आपको भैया ये कैंपेन ज़रूर करना है, ठीक है, 11 बजे 23 फरवरी को CGL 19 मार्क्स। तो जितने भी टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली इस हैशटैग को 23 तारीख के लिए प्रमोट करें। एक वीडियो आप बनाइए और सबको बोलिए 11 बजे 23 तारीख को आना है, CGL 19 मार्क्स हैशटैग। और 25 तारीख को जो हमारा कैंपेन है, 25 तारीख को हमारा कैंपेन है, जिसके बैनर में सब कुछ चल रहा है, वो ये है, ग्रैंड ट्यूटर कैंपेन 25 फरवरी 11 AM, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।